360 में। नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन की काबीना के लिए अहम नामजदगियों का ऐलान हो गया। पॉलिसियों की सिमत क्या होगी? डायना अवार्ड याफ्ता पाकिस्तानी तालिबा से मुलाकात जो घरेलू मुलाजमीन के हाथ में कलम थमा रही हैं। और हमारी खुसूसी सीरीज चित्राल 360 में कहानी कुर्बान बीबी की, जो मुखालफत के बावजूद अपना और दीगर खवातीन का माली मुस्तकबिल महफूज बनाने में मसरूफ हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। अमेरिका के नौमुंतखब सदर जो बाइडन की काबीना के लिए अहम नामजदगियां सामने आ चुकी हैं और उनमें कुछ बातें मुश्तरक हैं। ये अफराद साल से वाशिंगटन के पॉलिसी साज हलकों का हिस्सा हैं। बराक ओबामा और जो बाइडन के साथ काम कर चुके हैं और अमेरिका की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ जैसे हार्वर्ड और येल से तालीम याफ्ता हैं। खारजा और सिक्योरिटी उमूर के लिए नामजदगियों का ऐलान करते हुए जो बाइडन ने इस अज़्म का इजहार किया कि उनकी टीम अमेरिका को एक मरतबा फिर आलमी सतह पर नुमाया मकाम दिलाएगी। I'm pleased to announce nominations and staff for ये एक ऐसी टीम है जो हमारे मुल्क और अवाम को महफूज रखेगी। इस टीम से ये हकीकत जाहिर होती है कि अमेरिका फिर से दुनिया की क़यादत करने के लिए तैयार है, न कि पीछे हटने वाला है। वो फिर से क़यादत के मनसब पर बैठने लगा है। मगर वाशिंगटन में इन अफराद का तवील तजर्बा ये सवाल भी पैदा करता है कि जो बाइडन इंतज़ामिया की पॉलिसियों में नया क्या होगा और क्या माजी के ही फैसले दोहराए जाने का इम्कान है। जो बाइडन कहते हैं कि उन्होंने इन शख्सियात को चुना ही इसलिए क्योंकि उनकी नज़र में ये तजर्बाकार भी हैं और नए अंदाज में सोचने की सलाहियत भी रखते हैं। और बकौल जो बाइडन जहां सफारतकारी में ये अफराद अपनी मिसाल आप हैं, वही इस सोच की अक्कासी भी करते हैं कि नए दौर के अहम मसाइल का सामना पुरानी सोच और आदात के साथ नहीं किया जा सकता। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि नौमुंतखब सदर ने जिन अफराद को चुना वो कौन है। नीलोफर मुगल की रिपोर्ट। Iran made a fundamental choice. अमेरिका के नौमुंतखब सदर जो बाइडन ने अपनी काबीना के आला ओहदों पर नामजदगियों के पहले मरहले में साबिक नायब वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन को वजीर खारजा नामजद किया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और कोलंबिया लॉ स्कूल के 58 साल ग्रेजुएट एंटनी ब्लिंकन साबिक सदर बराक ओबामा के दौर में नायब वजीर खारजा के मनसब पर फाइज रह चुके हैं और 2002 से जो बाइडन के मुशीर के तौर पर काम करते रहे हैं। एंटनी ब्लिंकन डेमोक्रेटिक पार्टी के अदवार में खारजा उमूर से मुतालिक कई अहम ओहदों पर काम करते रहे हैं। वो नेटो और दीगर बैनुल-अक़वामी इत्तेहादों के भी हामी रहे हैं। But what I did have... जो बाइडन ने फॉरेन सर्विस में 35 साल तजर्बा रखने वाली थॉमस ग्रीनफील्ड को अक़वाम मुत्तहिदा में सफ़ीर के तौर पर नामजद किया है। वो दुनिया के 4 बरे-आज़मों में बतौर अमरीकी सफ़ीर अपने फ़राइज़ अंजाम दे चुकी हैं। वो 2013 से 2017 तक अफ्रीका में साबिक सदर बराक ओबामा के आला सिफारतकार के तौर पर भी काम कर चुकी हैं। Doesn't cost more to deal with climate change. नौ मुंतखब सदर जो बाइडन ने जॉन कैरी को खुसूसी नुमाइंदा बराए माहौलियात नामजद किया है। जॉन कैरी अमरीकी सियासत में कोई नया नाम नहीं है। वो साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा के दौर में अमरीका के वजीर खारजा रह चुके हैं। जॉन कैरी अमरीकी रियासत मैसाचुसेट्स से 25 साल से ज़्यादा अरसे तक सेनेटर भी रह चुके हैं। एवरल हैनिस अमरीका के हसास इदारे CIA के साबिका डिप्टी डायरेक्टर और ओबामा इंतज़ामिया में कौमी सलामती की नायब मुशीर रह चुकी हैं। वो खुफिया इदारे की क़यादत करने वाली पहली खातून सरबराह होंगी। 51 साला एवरल हैनिस पेशे के एतबार से एक वकील हैं। ओबामा दौर में नायब सदर जो बाइडन के कौमी सलामती के मुशीर रह चुकने वाले जेक सुलिवन को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का ओहदा दिया गया है। वो साबिक अमरीकी वजीर खारजा हिलरी क्लिंटन के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ भी रह चुके हैं। जो बाइडन की ट्रांजिशन टीम के मुताबिक 43 साला जेक सुलिवन कई दहाइयों बाद इस ओहदे पर काम करने वाले कम उम्र तरीन शख्स होंगे। 61 साला क्यूबन अमरीकी वकील इल्हांद्रो मायूरकास को होमलैंड सिक्योरिटी के वजीर के तौर पर नामजद किया गया है। इल्हांद्रो ओबामा दौर में तकरीबन 3 महकमों में नायब वजीर के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। अगर सेनेट से उनकी तकर्री की तस्दीक हो जाती है तो वो पहले लातीनी और पहले तारिक वतन होंगे जो इस इदारे की सरबराही करेंगे। When it comes to bank regulation, नौ मुंतखब सदर जो बाइडन ने 74 साला माहिर इक्तिसादियात और फेडरल रिजर्व की साबिक सरबरा जेनेट येलन को वजीर खजाना मुकर्रर करने का तारीखी फैसला किया है। अगर सेनेट में तस्दीक हो जाती है तो वो इस ओहदे पर पहली खातून होंगी। वो फेडरल रिजर्व सिस्टम में 16 साल से आला ओहदों पर फाइज रही हैं।
डेमोक्रेटिक पार्टी जो बाइडन की जानिब से की गई नामजदगियों का जायजा लेगी, जबकि उन्हें अमरीकी सेनेट से भी मंजूरी हासिल करना होगी। सेनेट में किस पार्टी को अक्सरियत हासिल होगी, इसका तयन जनवरी में जॉर्जिया में 2 नशिस्तों पर होने वाले इलेक्शन के बाद होगा। नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। तो नामुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन ने अब तक जो नामजदगियाँ की हैं उनका बुनियादी तारुफ आपने देखा। इनका इंतखाब मुल्क की खारजा और सिक्योरिटी पॉलिसी की समत के बारे में क्या इशारे देता है, इसी बारे में हम बात करेंगे अमरीका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी के पार्डी स्कूल ऑफ ग्लोबल स्टडीज़ के डीन डॉक्टर आदिल नजम से। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस दिस मॉर्निंग। ये बताइए कि जो जिस तरह से हमने देखा कि ये सभी अफराद साल से वाशिंगटन के जो पॉलिसी सर्कल्स हैं उनका हिस्सा रहे हैं, जो बाइडन और बराक ओबामा के लिए काम कर चुके हैं, तो इनको दोबारा से लेके आना जो बाइडन के विजन के बारे में क्या बताता है? मेरे ख्याल में जिस तरह आपने पूछा सवाल पहले भी कि इसमें नया क्या है, इसमें नया ये है कि ये काबीना सदर ट्रंप की नहीं है। इसमें नया ये है कि अगर यही लोग जो हैं आज से 4 साल पहले नामजद होते तो उसमें कोई सरप्राइज ना होती। बिल्कुल फिर वैसे ही होता जैसे आप कह रही हैं कि ये तो वही हैं जो हमेशा थे, लेकिन क्योंकि ये ट्रंप साहब के बाद आ रहे हैं और पिछले 4 साल में जो हमने सिम देखी ये उससे इतना मुख्तलिफ है, इसलिए दैट इज द सरप्राइज। तो एक तरह से अगर आप ये सोचें कि पिछले 20 साल से अगर हम अंदाजा लगाएं तो ये लोग जो हैं इनका तजुर्बा भी है, इनकी तालीम भी है, इनकी एक स्टेबिलिटी भी है, इन अ वे एक डायरेक्शन भी है जो हमें पता है। लेकिन अगर हम इसका मुआवजा करें पिछले 4 साल से तो मेरे ख्याल में इससे ज्यादा मुख्तलिफ हो नहीं सकता था। इन सम वेज लगता ये है कि जो बाइडन हैज गॉन आउट टू फाइंड कि कौन सा ऐसा शख्स, कौन सी ऐसी चीज है जो डायरेक्ट ऑपोजिट है of the last 4 years। लेकिन क्या ट्रंप इंतजामिया से मुख्तलिफ होना काफ़ी होगा? क्योंकि कुछ एक चीज़ें जिन पर जो बाइडन कह भी चुके हैं कि वो ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसी रिवर्स करना चाहते हैं, उसमें पेरिस क्लाइमेट चेंज अकॉर्ड है, ईरान के साथ जो न्यूक्लियर मुआहदा था वो उसको भी दोबारा से बहाल करना चाहते हैं, और फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से जो अमेरिका की अलहदगी है उसको भी वो रोकना चाहते हैं। तो क्या ट्रंप इंतजामिया की पॉलिसीज़ को रिवर्स करना ही काफ़ी होगा? मेरे ख्याल में बाइडन साहब के लिए और उनके जो हामी हैं उनके लिए तो ना सिर्फ ये इम्पॉर्टेंट है बल्कि ये लाजमी है, ये नेसेसरी है, क्योंकि उनकी तो इलेक्शन कैंपेन और उनके जो सपोर्टर्स हैं उनका तो मौक़िफ़ ही ये है कि जो उनके नज़र में गलत डायरेक्शन पे अमेरिका चल पड़ा था, पहला काम ये है कि उस डायरेक्शन को ठीक किया जाए। ये आसान नहीं होगा। मेरे ख्याल में क्लाइमेट जो अकॉर्ड है उससे निकलना तो पहले दिन पे अनाउंस हो जाएगा कि जनाब हम वापस आ रहे हैं पेरिस में, लेकिन अमेरिका पहले भी पेरिस में जब था भी तो कोई इतना मुअस्सर अदाकार नहीं था पेरिस में, वो क्लाइमेट चेंज पे कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं था। जो ईरान का मुआहदा है उससे जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है उसको रिवर्स करना बिल्कुल आसान नहीं होगा। जो मिडिल ईस्ट की पॉलिसी है वो तो रिवर्स करना नियरली इम्पॉसिबल होगा। जहां तक बात रही WHO वगैरह की और इंटरनेशनल इदारों की, मेरे ख्याल में उसमें आप पहले दिन पे देखेंगे तो कुछ चीजें हम देखेंगे डे 1 पे, मेरे ख्याल में जनवरी 20 को ये ऐलान होंगे कुछ, ठीक है, लेकिन जनवरी 21 जो है वो जनवरी 20 से कहीं ज्यादा मुश्किल होगा। ठीक है, ये बताइए, मैं थोड़ा सा टोनी ब्लिंकन के रिकॉर्ड के बारे में बात करना चाहूँगी, बिकॉज ग्लोबल सतह पे जो अमेरिकी खारजा पॉलिसी है वो उसे लीड करेंगे, उनको नामजद किया गया। उनका रिकॉर्ड अगर देखें तो वो ईरान के साथ तो जौहरी मुआहदे के हक में थे, रूस के साथ भी न्यू स्टार्ट ट्रीटी के वो हामी है जिसका मकसद जौहरी हथियारों के ज़ख़ीरे में कमी लाना है। लेकिन वो जो बाइडन के मुशीर थे जब बाइडन ने इराक जंग की हिमायत की, और ब्लिंकन यमन जंग के भी हामी थे। बाद में उन्होंने अपनी राय बदली और शाम की जंग की अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता साल ही उन्होंने एक मजमून लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ज़रूरत से कम अस्करी ताकत इस्तेमाल की। तो बैरून मुल्क फ़ौजी मुदाखलत के बारे में नाक़दीन की राय में उनकी रिकॉर्ड पे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, कुछ सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। इस हवाले से मैं आपकी राय जानना चाहूँगी कि अमेरिका की फ़ॉरेन पॉलिसी में जब जो बाइडन भी बात करते हैं इत्तेहाद की, अमेरिका को लीडरशिप की वापस पोजीशन पर लाने की, तो फ़ॉरेन इंटरवेंशन या मुदाखलत के लिए इसका क्या मानी निकलता है? देखिए, मेरे ख्याल में ये जो जितने आपने जो एग्जांपल्स दी जो बहुत ही अच्छी हैं, ये तमाम वो हैं जो ऐसी नहीं थी कि सारा अमेरिका एक तरफ हो। इसमें ये क्योंकि इतने बड़े फैसले हैं, जंग के फैसले इतने बड़े फैसले होते हैं कि कोई भी मुल्क, कोई भी ताकत जो है उसमें अंदर दरारें होती हैं। तो जो आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है और जो लोग कह रहे हैं कि एक तरह से वापस जाने वाली बात है, तो बाइडन साहब की नज़र में और उनकी टीम की नज़र में वापस जो जाना है वो इलाका है जहां वो समझते हैं कि अमेरिका जो है उसकी बर्तरी जो है दुनिया मानती थी। जो ऐसा
था नहीं, ऐसा था नहीं। यकीनन एक दुनिया की सबसे बड़ी पावर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अमेरिका का हर फैसला जो है वो तमाम दुनिया कहती है कि जनाब ये ही अच्छा फैसला है। तो आई थिंक ये अखज़ करना कि जनाब ये बड़े ट्रिगर हैप्पी होंगे और जंगें ढूंढेंगे, आई डू नॉट थिंक इज राइट। ऑन दी अदर हैंड, जो अमेरिकन पावर को डेमोन्स्ट्रेट करने की पिछले 20 साल में पॉलिसी थी, ये उसकी रिटर्न है। सो दैट मीन्स कि पावर का इस्तेमाल, कुव्वत का, ताकत का इस्तेमाल, फौज का इस्तेमाल जो है, इनके लिए वंस अगेन एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर है। लेकिन मेरा ये नहीं ख्याल कि कोई भी हुकूमत, चाहे वो ओबामा हो चाहे वो बाइडन हो, आप कोई भी हुकूमत जो है वो हंगरी होती है कि हम जंगें शुरू कर दें। जंग शुरू करना किसी हुकूमत के लिए आसान नहीं होता, लेकिन इन अ वे दैट ऑप्शन इज बैक ऑन द टेबल, और ये हम जरूर देखेंगे इस टीम के साथ। ऑलराइट, डॉक्टर आदिल नजम हमारे साथ थे बॉस्टन यूनिवर्सिटी से। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू। नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन अपनी इंतजामिया तश्कील देने में मसरूफ़ हैं, वहीं मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक जो बाइडन की जीत को तस्लीम नहीं किया। लेकिन कुछ अहम रियासतों में जहां जो बाइडन की जीत पे सदर ट्रंप ने सवालिया निशान लगाए और धांधली का इल्ज़ाम आयद किया, वहां अब नताइज को हतमी शक्ल देके उन पे मोहर लगाई जा रही है। तो इस बारे में मजीद तफसीलात के लिए हम चलेंगे इरम अब्बासी की जानिब, जो कैपिटल हिल से हमारे साथ हैं। इरम, कुछ बैटल ग्राउंड स्टेट्स में नताइज सर्टिफाई हो गए हैं, जिससे जो बाइडन की जीत पे वहाँ मोहर लग गई है। तो कौन सी रियासतें हैं ये? जी बिल्कुल सारा, जैसे कि मंगल की सुबह हमने देखा कि 2 अहम रियासतें पेंसिल्वेनिया और नेवाडा, वहाँ पर जो है इलेक्शन कमीशन के जो एहलकार हैं उन्होंने इंतखाबात को सर्टिफाई किया, यानी उन्होंने इन रियासतों में बाइडन की बर्तरी पर, जैसे कि आपने कहा, कि मोहर लगाई है। पेंसिल्वेनिया के जो गवर्नर हैं टॉम वुल्फ, जो कि एक डेमोक्रेट हैं, उन्होंने ये कहा कि अब जबकि इंतखाबात सर्टिफाई हो गए हैं, यानी कि हतमी फैसला हो चुका है कि बाइडन पेंसिल्वेनिया में जीत चुके हैं, वहाँ पर उन्होंने इलेक्टोरल कॉलेज के लिए इलेक्टोरल इलेक्टर्स हायर किए हैं जो कि बाइडन की टीम को ट्रांजिशन में हेल्प करेंगे। नवेडा की अगर बात करें तो वहाँ पर भी हमने मंगल को यही देखा कि वहाँ पर हतमी नताइज यही उनके मुताबिक यही बताया गया है कि बाइडन जो है वहाँ पर जीते हैं। साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक अनप्रेसिडेंटेड मूव में मिशिगन के जो लेजिस्लेटर्स हैं, कानूनदान हैं, उनको वाइट हाउस में दावत दी, उनसे बातचीत की इंतखाबात के हवाले से। लेकिन हमने उस मीटिंग के या उसके बाद हमने कोई ऐसा जिसे कहते हैं कि वो नताइज नहीं देखे जहाँ पर इंतखाबात को मिशिगन में, जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया या नेवाडा में अब चैलेंज किया जाए। ऑलराइट, तो अब जिस तरह आपने कहा कि जिसकी तवक्को की जा रही थी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, बल्कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कहना दुरुस्त नहीं, जो ट्रंप कैंपेन है उसकी जानिब से तो ये उम्मीद थी कि इन रियासतों में नताइज का रुख शायद बदल सके, वो नहीं बदला। अब सदर ट्रंप और उनके वकला क्या कह रहे हैं? उनके मुकदमात आगे नहीं बढ़ सके और ना ही अभी तक बड़े पैमाने पर धांधली का वो कोई सबूत पेश कर सके हैं। जी बिल्कुल सारा, जैसे कि हम जानते हैं कि इक़्तिदार की मुंतकली के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्वीट भी किया और हमने जो है ये भी देखा कि इदारे की सरबराह जो हैं उन्होंने भी ये कहा कि वो अब ट्रांजिशन के लिए तैयार है। पहले उनका ये मौक़िफ़ था कि वो इंतज़ार करेंगी जब तक ये कोर्ट के जो डिसीजंस नहीं आते। कोर्ट्स में ट्रंप और उनके जो एलाइज़ हैं उनका यही मौक़िफ़ था कि अगर पेंसिल्वेनिया की बात करें तो वहाँ पर उनका ये मौक़िफ़ था कि जो मेल इन बैलेट है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर आईनी है। लेकिन जज ने वफाकी अदालतों में भी और रियासती अदालतों में भी इसको गैर आईनी नहीं करार दिया और उनका ये कहना था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इसी तरह काम करता है। बाकी भी केसेस में हमने यही देखा कि जो अहम मिस्टर ट्रंप और उनके जो एलाइज का मौक़िफ़ था वो यही था कि वोटर्स जो मेल इन वोट्स हैं, बैलेट के ज़रिए जो वोट दिए गए हैं या गैर हाज़िरी के तौर पर जो वोट डाले गए हैं, उनमें जो है उन्होंने दावा किया था कि फ्रॉड है और उनकी गिनती दोबारा होनी चाहिए। लेकिन हमने ये देखा कि 2 दर्जन के करीब केसेस थे जिनमें बेशतर केसेस में अदालतों ने यही कहा है कि कोई एविडेंसेस जो हैं ट्रंप या उनके एलाइज ने पेश नहीं किए, इसलिए मोस्टली केसेस जो हैं उनको खारिज कर दिया गया। ऑलराइट, और सबसे बड़ी बात वही कि बैटल ग्राउंड स्टेट्स में जहां नताइज पे सवालिया निशान लगाए जा रहे थे, वहीं अब वो नताइज जो हैं वो सर्टिफाई भी हो रहे हैं और ट्रांजिशन का भी आगाज़ अब हो चुका है। इरम अब्बासी हमारे साथ हैं कैपिटल हिल से। थैंक यू वेरी मच इरम। दुनिया भर से अहम खबरों, दिलचस्प मालूमात और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए भी आप जब चाहें आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduva.com पे। वेबसाइट तक रसाई में कोई मुश्किल पेश आए तो रुख कीजिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का। facebook.com/VOA उर्दू का पेज आपके लिए हाजिर है। ट्विटर पे हमारा हैंडल है @urduvoa।
تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھیں، سنیں اور پڑھیں VOA اردو کی اسمارٹ فون ایپ پر۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔ اگر اس سال کے غیر معمولی حالات اور واقعات کو بیان کرنے کے لیے آپ کے پاس الفاظ نہیں تو کوئی بات نہیں، آکسفورڈ ڈکشنری نے بھی ہار مان لی ہے، جو کہ اس مرتبہ کسی ایک لفظ کو ورڈ آف دا ایئر قرار نہیں دے سکی، بلکہ اس سال روایت سے ہٹ کر آکسفورڈ ڈکشنری نے کئی الفاظ کے مجموعے کو ورڈز آف انپریسیڈنٹڈ ایئر یعنی غیر معمولی سال کے الفاظ کا نام دیا ہے، اور توقع کے عین مطابق ان الفاظ میں کووڈ-19 اور سپر اسپریڈر شامل ہیں۔ اس کے علاوہ امریکی انتخابات کے تناظر میں میل ان یعنی ڈاک کے ذریعے اور ایکویٹل یعنی بریت، جو کہ صدر ٹرمپ کے مواخذے کے بعد عہدے سے برطرفی نہ ہونے کے باعث ایک مقبول لفظ بنا تھا، آکسفورڈ ڈکشنری کی اس فہرست کا حصہ ہیں۔ اس فہرست میں ہر مہینے کے لحاظ سے ہی ایک لفظ بلکہ ایک سے زیادہ بھی لفظ بعض اوقات انہوں نے چنے ہیں، تو اس کی تفصیل آپ پڑھ سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ۔ کووڈ-19 کی وجہ سے پاکستان میں پھر سے اسکولز بند ہو رہے ہیں، اور ایسے میں ان بچوں کا کیا ہوگا جن کی تعلیم پہ پہلے ہی کوئی توجہ نہیں دی جا رہی تھی۔ ملیے 18 سالہ رائنا خان سے، جو زنانہ فاؤنڈیشن نامی تنظیم کی CEO ہیں اور پاکستان میں گھریلو ملازمین کے ہاتھ میں قلم تھما رہی ہیں۔ کورونا وائرس کی وبا کے دوران بھی یہ سلسلہ رکا نہیں، اور اپنے اسی منفرد کام کی وجہ سے رائنا گلوبل لیڈر سمٹ میں پاکستان کی نمائندگی بھی کر چکی ہیں۔ اس کی تفصیلات دے رہی ہیں آج لاہور سے سمن خان۔ لاہور کی رائنا خان وہ کم عمر پاکستانی ہیں جو 18 سال کی عمر میں برطانوی اعزاز دی ڈیانا ایوارڈ اور قومی سطح پر گورنر پنجاب کی جانب سے تمغہ فخر امتیاز حاصل کر چکی ہیں۔ یہ اعزازات رائنا کو خود کی پڑھائی پر نہیں بلکہ مستحق بچوں کو اپنی تعلیم کا حصہ دار بنانے پر ملے ہیں۔ 15 برس کی عمر میں اپنے گھر میں گھریلو ملازم کی بیٹی کو پڑھانا شروع کیا۔ بچوں کو 1 سے 5 اور 5 سے 15 ہونے میں وقت نہ لگا۔ یہ وہ وقت تھا جب انہوں نے اس تعلیمی سلسلے کو گھر کے سامنے کمیونٹی پارک لے جانے کا سوچا کہ کمیونٹی پارک میں چلے جاتے ہیں، وہاں کیا ہوگا، مجھے لوگ سپورٹ کریں گے، کیونکہ ابھی میں اکیلی تھی، ارد گرد لائرز رہتے تھے، ڈاکٹرز رہتے تھے، پرنسپلز تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہمیں 2 سے 3 دن کے اندر نوٹس آ گیا کہ آپ کائنڈلی سیٹ اپ کو یہاں سے موو کریں، یہ ریزیڈینشیل ایریا ہے، اور ہمارے بچے یہاں پارک میں کھیلنے آتے ہیں، اور یہ بچے جو جھونپڑیوں سے آ رہے ہیں اور اس طرح کے علاقوں سے آ رہے ہیں، اپنے ساتھ کئی طرح کی بیماریاں لائیں گے، ہمارے بچوں کی گرومنگ میں ایز این مسئلہ ہوگا۔ خیر ہمیں نکال دیا گیا۔ یہیں سے ایک تحریک کا آغاز ہوا۔ رائنا نے سوسائٹی کی جانب سے ملنے والا خط سوشل میڈیا پر ڈال دیا۔ رائنا کے مشن کو بہت سے نوجوانوں کا ساتھ ملا، فنڈز اکٹھے ہوئے اور کرائے پر لیا گیا ایک کمرہ اب 185 بچوں پر مشتمل ایک پرائمری اسکول بن گیا ہے۔ 3 سالوں کا سفر آسان نہیں تھا۔ جب ہم لوگوں نے اسکول کو سٹارٹ کیا اور گھروں میں جا کے بلانا شروع کیا کہ آپ لوگ یہاں پہ آئیں اور اپنی بیٹیوں کا ایڈمیشن کرائیں، تو پہلی چیز ہمیں ان کے گھر والے جو کہتے تھے آپ ہمارے بیٹے کو لے جائیں، اس کو فائدہ ہوگا، اس نے پڑھ کے کیا کر لینا ہے۔ وہ مائنڈ سیٹ بھی ہم نے چینج کرنے کے لیے پھر بیٹوں کو بھی آنے کی اجازت دی کہ سرٹن 11 سال کی عمر تک بیٹے بھی آئیں، کیونکہ ان کو ایجوکیٹ کرنا بھی ضروری ہے تاکہ کل کو وہ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو اور اپنی بیویوں کو پڑھنے سے نہ روکیں۔ مجھے لگتا ہے بس سلائی کڑھائی ہوتی ہے، گھروں کے کام کرنا اچھا ہوتا ہے۔ پہلے میں سوچتی تھی جو زندگی میں جی رہی ہوں وہ اچھی ہے، لیکن اب میں اسکول آتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ یہ زندگی پڑھنے والے بچوں کی اور زندگی اچھی ہوتی ہے، تو اس لیے اب میں پڑھوں گی اور میں کچھ بنوں گی۔ کووڈ-19 کے دنوں میں لاک ڈاؤن کے دوران اسکول تو بند تھا، لیکن انہوں نے آن لائن پڑھانا شروع کیا۔ رائنا نے ایک بار پھر سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں سے اپنے گھریلو ملازمین کو دن میں صرف 2 گھنٹے موبائل یا لیپ ٹاپ دینے کی اپیل کی۔ اسی طریقے سے انہیں آن لائن پڑھانے کے لیے رضاکار استاد بھی ملے۔ ارد گرد کے لوگ چائلڈ لیبر پہ بات کر رہے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ ہمارے اپنے گھروں میں بچے کام کر رہے ہیں، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ ان کو نکال نہیں رہے ہیں، آپ کچھ کر نہیں سک رہے ہیں، تو آپ یہ کر دیں کہ اپنا لیپ ٹاپ، یوتھ جو ہماری تھی جو پوسٹس لگا رہی تھی ان کو کانٹیکٹ کیا کہ آپ اپنے لیپ ٹاپ کے لیے 1 سے 2 گھنٹے کے لیے اس بچے کو پڑھنے دیں گے۔ جنہوں نے ہاں کیا، جنہوں نے ٹائم نکالا، ان کے بچے ہمارے پاس آئے اور ان کو ہم نے آن لائن پڑھایا۔ رائنا نجی یونیورسٹی سے قانون پڑھ رہی ہیں۔ وہ ڈگری مکمل کرنے کے بعد اپنی تعلیم کو بچوں کے تحفظ اور حقوق کے لیے قانون سازی کر کے استعمال میں لانا چاہتی ہیں۔
बच्चों को पढ़ाना ही सिर्फ एक मकसद नहीं, बल्कि ये शौर भी देना है कि सिर्फ चंद मखसूस रोज़गार नहीं जिन्हें अपनाकर वो ज़िंदगी जी सकते हैं, बल्कि तालीम हासिल करके वो उन पेशों में भी जा सकते हैं जो फ़िलहाल उनके लिए सिर्फ एक ख्वाब हैं। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। अम्मी, हुक्मरान अमेरिका के हों या हिंदुस्तान के, अफ़गानिस्तान के या फिर पाकिस्तान के, उन्हें कुछ ना कुछ तो कहना है ना अपने मुल्क के लिए। लेकिन ऐसे में हमारा काम किसी हुक्मरान की बात पर नाराज़ हो जाना या फिर तालियां बजाना थोड़ा ही है। पाकिस्तान के हुक्मरान सुन ले। खुदा बस इतनी समझ दे कि जो जैसा कहे हम उसे वैसे का वैसा आप तक पहुंचा सके। बाकी फिर आप तो समझदार हैं ही। बड़ी जंग पाकिस्तान टेररिज्म के खिलाफ लड़ रहा है। इस प्रोफेशन में ना अम्मी, बस इतना सा तो ख्वाब है। खबर जैसी पहुंची वैसी, व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। इस हफ्ते हम आपके लिए पेश कर रहे हैं खुसूसी सीरीज़ चित्राल 360। आज इस सीरीज़ की तीसरी कहानी है एक ऐसी खातून के बारे में जिन्होंने माशरे की रिवायात को अपने पाँव की जंजीर नहीं बनने दिया। चित्राल में ख़वातीन का घरों से बाहर काम करना अमूमन पसंद नहीं किया जाता। उमर फारूक हमें मिलवा रहे हैं कुर्बान बीबी से, जो 15 साल से चित्राल के एक बाज़ार में अपनी दुकान चला रही हैं और बहुत सी दूसरी ख़वातीन को भी रोज़गार मुहैया कर रही हैं। ये चित्राल के इलाके बोनीलश्त बाजार में कुर्बान बीबी की दुकान है। यहाँ वो सिलाई कढ़ाई सिखाती है और इलाके की खवातीन का बनाया माल फरोख्त भी करती है। कुर्बान बीबी ने आगा खान सोशल वेलफेयर की मदद से तरबियत हासिल की और 2015 में इस कारोबार का आगाज किया। मैंने से तालीम मासूनी की, इस मुश्किलात आज ये कुर्बान जी छवा। मेरी एक मुश्किल ये है कि मैं तालीम याफ्ता नहीं हूँ। फिर ये काम सीखने के लिए आना जाना पड़ता था, वो भी मुश्किल था। मैंने यहाँ आकर ट्रेनिंग शुरू की, खुद काम शुरू किया, फिर 8 बच्चियों को बगैर तनख्वाह के काम सिखाया, फिर इनको साथ लेकर काम शुरू किया और बाजार में लेकर आई। पैसा कोरम चिचे आते तान सुगानी आवा कोरम शुरू कोरी के वक्त की बाजार उत्पाद हम बाजार अभी कोरम शुरू हुए को 15 साल कबल जब कुर्बान बीबी ने ये दुकान खोली तो उन्हें आसपास के लोगों की सख्त मुखालफत का सामना करना पड़ा, मगर वो अपने इरादे से पीछे नहीं हटी। वहाँ लोगों ने मेरे साथ जहालत का मुजाहरा किया, मगर अब मैं उनको सलाम करती हूँ, क्योंकि जितनी उन्होंने मेरे साथ ज्यादती की मैं उनकी वजह से उतनी आगे आ गई हूँ। मैंने भी जिद की। हाशमा अमीन भी कुर्बान बीबी से सिलाई कढ़ाई सीख रही है। वो कहती है कि वक्त के साथ साथ लोगों की ज़हनियत बदल रही है और अब एतराज़ात कम हो रहे हैं। हाशमा की ख्वाहिश है कि उनका अपना कारोबार हो जिसे वो इंटरनेट के जरिए मुल्क भर में फैला दे। चित्राल में लोगों के अंदर हुनर तो बहुत ज़्यादा है, पर ये इनको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। मैं चाहती हूँ मैं ऑनलाइन अपने बिजनेस स्टार्ट करूँगी और मेरी टीचर जो है ये इसने नेशनल लेवल पे अवार्ड लिया है। मैं चाहती हूँ कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे अवार्ड ले लूँ। सैकड़ों लड़कियां 15 सालों के दौरान कुर्बान बीबी से सिलाई कढ़ाई सीख चुकी हैं और अब घर बैठकर सामान तैयार करती हैं और फरोख्त के लिए उसे कुर्बान बीबी की दुकान में पहुंचा देती है। मेरे शागिर्द बना कर लाते हैं और यहाँ रखते हैं और इनका जो रेट होता है वो इस चीज़ पर लिख लेते हैं और बाहर से लोग आकर उन्हें खरीदते हैं और शागिर्द आकर अपने पैसे ले जाते हैं। बाहर भी मार्केटिंग करती हूँ। AKRSP वाले मुझे लेकर स्कर्दू गए थे। कुर्बान बीबी ने हाल ही में इंटरनेट कनेक्शन लिया है। उन्हें उम्मीद है कि इसके जरिए वो अपना कारोबार दूर दूर तक फैला सकेंगी और दूसरों के लिए रोजगार के मजीद मौके पैदा कर सकेंगी। उमर फारूक, वॉइस ऑफ अमेरिका, चित्राल। इसी के साथ खत्म होता है आज का व्यू 360। प्रोग्राम के बारे में आप अपनी फीडबैक हमें दे सकते हैं facebook.com/VO उर्दू के पेज पे। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है @UrduVOA। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।